मित्रों, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट गिरने के बाद से लेकर इंडिया के अंदर दुखी समा है, दुखी माहौल है वहाँ पर। और मोदी साहब ने रात देर से एक इमरजेंसी सिक्योरिटी की मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग के अंदर बांग्लादेश की मैटर्स को डिस्कस किया गया। और उस मीटिंग के अंदर जितने भी शुरका थे, जो भी लोग उसमें मौजूद थे, सबके चेहरे उतरे हुए थे। दुख है ना, बहुत दुख है असल में कि क्या हो गया अचानक से। मतलब उनको गालिबन एहसास नहीं था कि ये भी हो सकता है कि शेख हसीना एक ही दिन में भाग जाएंगी। अभी तो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था और वो भाग गई। तो वहां पर मीटिंग के अंदर दुखी माहौल था। ये जरा अमित शाह की शक्ल देखिए, ये वही बंदा है जो कि फुदक फुदक के नारे मार रहा होता था, बांग्लादेशियों को मैं बे ऑफ बंगाल में फेंक दूंगा, बांग्लादेशी टर्माइट्स हैं। ये वही बंदा है। अब ज़रा शक्ल देखिए। शक्ल इसलिए इनकी 12 बज रहे हैं इसकी शक्ल पे, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने क्या गंवा दिया है और बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस क्या थी। इस हद तक पैनिक में है कि वैसे तो अपोजिशन से पूछते नहीं है। मतलब 2-4 रोज पहले तक भी राहुल गांधी अपोजिशन के जो लीडर हैं उनको ईडी के जरिए जेल में फेंकवाने की तैयारी हो रही थी मोदी साहब की जानिब से। लेकिन जयशंकर वहां पर पहुंच गया है इनके घर पे, राहुल गांधी के घर पे, और उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया है उन्होंने। मतलब कि ये जो भी रायता फैलाया है हमने, इस पे ज़रा हमारे ऊपर हाथ हल्का रखिएगा, उनको भी ब्रीफ करने गया है वहाँ पे। तो इंडिया में बहुत दुखी समा है और इस मीटिंग के अंदर इंडिया ने बीएसएफ को कहा है कि ज़रा बॉर्डर पर नज़र रखिए। पूरे बॉर्डर पर उन्होंने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। बॉर्डर से लेकर 200 मीटर तक कर्फ्यू उन्होंने नाफिज कर दिया है और बीएसएफ की तमाम जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। बल्कि जो सोल्जर से छुट्टियों में गए हुए थे उनको भी वापस भिजवाया उन्होंने कि इधर आ जाइए भाई, दोबारा से काम पे लगो, ये हमारा पूरा वाट लग गई है यहाँ पे, तो ये जरा दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करो और बॉर्डर पे खड़े हो जाओ। अच्छा, इंडियन एक्सपर्ट्स भी बड़ी चिंता में हैं, गोदी मीडिया भी बड़ा चिंता में है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहाँ पर टोन मुझे चेंज होती हुई नजर आ रही है। पहले वो मतलब कहते हैं ना, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, इस तरह से बांग्लादेश को लेते थे। मतलब कोई घास ही नहीं डालना। 1980 से लेकर बांग्लादेशी एक डिमांड कर रहे थे कि तीस्ता रिवर का हमें पानी दे दो, लेकिन ये 2024 आ गया है, एक पानी का मसला हल नहीं कर सके। लेकिन अब देखिए टोन चेंज हो गया है। अब वहाँ के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये तो हमारी वाट लग गई है, ये क्या हो गया है हमारे साथ। मतलब पहले तो वहाँ चाइना था सिर्फ, अब तो ये पाकिस्तान के साथ भी अच्छे टाइज रखने की कोशिश करेंगे, तो इससे तो हमारी और भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। ज़रा देखिए इंडिया का एक एक्सपर्ट क्या कह रहा है वहाँ के एक चैनल पे बैठ के। Absolutely correct, because it gives a possibility for Pakistan and China to step in. China is already there. But once Pakistan comes in, then they start destabilizing the whole of Northeast. The stability that this government has been trying to bring there, because that will be a big regression. So I think that's the biggest problem, and China will come in then more forthrightly and more strongly into the country. So and that's what they've been trying to do, which we've been opposing till now. तो ये सूरत हाल है। उनको अब रियलाइज हो रहा है कि बांग्लादेश क्या क्या कर सकता है। पहले ये चीज़ें उनको एहसास नहीं हो रहा था। वो समझ रहे थे कि नहीं, बस हम हमारी जो मर्जी करते रहेंगे और आगे से कुछ भी नहीं होगा और बांग्लादेशी ऐसे ही सहते रहेंगे। लेकिन अब अचानक से उनको ये सारा कुछ याद आ रहा है कि बांग्लादेश तो हमारे लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ये अब याद आ रहा है उनको। भाई ये सब कुछ आपने पहले सोचना चाहिए था। पहले आपके पास वक्त था, आप अच्छे बन सकते थे। मतलब शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट के धपड़दूस होने से पहले ये चीजें आपको सोचनी चाहिए थी। अब क्या फायदा, अब तो वो गुस्सा जो है लोगों का वो उबल पड़ा है और नतीजा आपके सामने है। बड़े बड़े ब्रज जो हैं वो उलट दिए लोगों ने। जा नहीं रहे अभी तक के स्टूडेंट्स, वहाँ से बैठे हुए हैं। शेख हसीना साहिबा भाग गई हैं लेकिन स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वहीं के वहीं। वो कह रहे हैं तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे मर्जी की इंटरम गवर्नमेंट नहीं बनेगी। हम किसी किस्म का कोई ट्रेस भी नहीं चाहते, यहाँ पर कोई एक भी ऐसा ऑफिशियल नहीं चाहते सिस्टम के अंदर जो कि अवामी लीग या शेख हसीना से जुड़ा हुआ हो। ये डिमांड है उनकी। कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं चाहिए हमें जो कि अवामी लीग से जुड़ा हुआ हो। तो ये जो नया बांग्लादेश बना है ये अवामी लीग फ्री बांग्लादेश है। और इंडिया के लिए मसला यह है कि उन्होंने अपने सारे के सारे अंडे अवामी लीग के टोकरे में डाल दिए थे। तो अगर वो अवामी लीग फ्री बांग्लादेश बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया फ्री बांग्लादेश। इंडिया का भी यहाँ पे कोई स्टेक फिर ऐसा होगा नहीं। मैं एक बार तो फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, ये मैंने पिछले एपिसोड में भी बात की थी। जो भी बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट बनेगी, मुझे नहीं पता किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है, जो भी गवर्नमेंट बनेगी उनके लिए इंडिया वाला जो मैटर होगा ना वो बहुत ज़्यादा हसास होगा। इंडिया से किस हद तक डील करना है, किस हद तक डील नहीं करना, ये उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। अभी शेख हसीना साहिबा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उनकी मेमोरी में होगा, जहन में होगा। तो जो नई हुकूमत इंडिया पॉलिसी अपनी बनाएगी वो सोच समझ के यकीनन बनाएगी। अच्छा, खालिदा जिया साहिबा जो कि काफ़ी अरसे से लेकर बेगुनाह जेल में थी,
उनके ऊपर सियासी केसेस बने हुए थे, उनको ऐसे ही उठा के जेल में पटका हुआ था, कुछ कर भी नहीं सकती थी, ना वो इलेक्शन लड़ सकती थी, ना वो कोई रैली निकाल सकती थी, ना कोई जलसा कर सकती थी, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं थी। तो आज उनको रिहा कर दिया गया है, प्रेसिडेंट ने वहां पर ऐलान किया है कि इनको रिहा कर दिया जाए। मीनवाइल इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उनके जो सदर थे फॉर्मर, यानी पाकिस्तान के जो सदर थे डॉक्टर आरिफ अलवी, अभी तो नहीं है, पहले ये थे, मतलब मौजूदा जो सदर है जरदारी से पहले ये थे, इनका ताल्लुक पीटीआई से, इमरान खान की पार्टी से। उन्होंने कंग्रेचुलेट किया है बांग्लादेशी अवाम को। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि congratulations to the people of Bangladesh, a successful revolution on the foundation of huge sacrifices and massive protests against an unfair regime. We Pakistanis pray for your peace and prosperity. I congratulate my brothers on this historic achievement despite all odds, with outstanding participation and sacrifices of the youth and women of the country. When you stood up, you demolished the system of oppression in a short span of 2 months, a huge lesson for the dictators and for the oppressed people of the world. अब देखिए, ये जो रिवॉल्यूशन आया है, मैं आपको बता दूं, ये लंबे अरसे तक पढ़ाया जाता रहेगा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, खासतौर पर जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और दीगर जो इस मुद्दे से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ेंगे इस चीज़ को, वो देखेंगे कि किस तरह से एक स्टूडेंट्स हैं, शागिर्द हैं, वो किसी एक डिमांड को लेकर उभरते हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाता है, क्रैकडाउन के नतीजे में एक मूवमेंट जन्म लेती है, और वो मूवमेंट इतनी पावरफुल कि 15 साल से बैठी हुई एक ऐसी डिक्टेटर, जिसके हाथ में पुलिस, जिसके हाथ में सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिसके हाथ में कोर्ट, जिसके हाथ में मीडिया, जिसके हाथ में हर चीज, वो दबरदूस हो गई। और उसके लिए अब देखिए पावर की जरा लेवल देखिए, शेख हसीना साहिबा फैसला करती हैं फलां पार्टी नहीं होनी चाहिए, रातों रात एक गजेटेड नोटिफिकेशन आ जाता है, पार्टी बैन हो जाती है। ये लेवल है डेमोक्रेसी का। तो इतना ज्यादा पावर, मतलब मेरे ख्याल से किसी और लीडर के पास शायद ही ऐसा पावर हो साउथ एशिया के अंदर जितना उनके पास था। बहुत ज्यादा पावर, हर चीज उन्हीं के कंट्रोल में। लेकिन 2 महीने भी नहीं लगे स्टूडेंट्स को, उठे हैं और उन्होंने जबरदस्त करके रख दिया है। तो ये जो रिवॉल्यूशन है बांग्लादेश का, ये टेस्ट केस होगा, बहुत सारी जगहों पे ये पढ़ाया जाएगा, इस पे लोग सीख लेंगे कि किस तरह से हुई थी चीजें और कैसे उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा स्टूडेंट्स ऐसा रिवॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। अच्छा, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, वैसे हमारे रीजन में जितने भी बड़े बड़े रिवॉल्यूशन आए हैं ना, उसमें स्टूडेंट्स जो है ना, नई नस्ल जो है, उनका एक बड़ा कलीदी रोल रहा है। ईरान का देख लीजिए, उसमें स्टूडेंट्स ने बड़ा रोल प्ले किया था। अफगानिस्तान के अंदर भी स्टूडेंट्स का बड़ा रोल था, पहले वाले रिवॉल्यूशन में भी, दूसरे वाले में भी। तो किसी मूवमेंट में स्टूडेंट्स की तादाद जब ज्यादा होती है ना, नौजवानों की तादाद, तो वो हमेशा इम्पैक्ट छोड़ता है, वो वाला रिवॉल्यूशन। बहरहाल मित्रों, इंडिया ने ये सारी गलत पॉलिसीज अडॉप्ट करके अपने लिए बड़ी मुश्किलात क्रिएट कर दी हुई हैं, और अब उनको समझ में नहीं आ रहा। आज मोदी साहब ने जो मीटिंग चेयर की है, उसमें यह भी डिस्कस किया गया कि आगे कैसे चलना है बांग्लादेश के साथ, ये भी डिस्कस किया गया है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, मतलब ये तो आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की चीज आ गई। गुज़िश्ता इलेक्शन, भाई अभी तो सपोर्ट किया है शेख हसीना को, इलेक्शंस को कितना अरसा हुआ है, अभी तो हुए थे, ये जनवरी फरवरी में इलेक्शंस हुए थे 4-6 महीने पहले, और उसमें इतने ज्यादा उन्होंने रिसोर्सेज पंप किए थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और डिप्लोमेटिक लेवल पर दुनिया भर में उन्होंने एक्सेप्टेंस दिलवाई थी। वरना कोई अवामी लीग से बात करने को तैयार नहीं था दुनिया में कि ये किस किस्म के इलेक्शन उन्होंने करवाए। इंडिया ने उनको एक्सेप्टेंस दिलवाई थी, और इतनी ज्यादा जो उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, वो 4-6 महीने बस गंदे भी हुए, आखिर में गंदे भी हुए, बहुत गंदे हुए, बांग्लादेश के अंदर भी गंदे हुए, इंटरनेशनल लेवल पर भी गंदे हुए, कि फाशिस्ट रिजीम को सपोर्ट करते फिर रहे थे और मिला भी कुछ नहीं आखिर में। ये वही मिसाल है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने इस रिवॉल्यूशन के बाद क्रिएट हो गया है कि अब आगे बांग्लादेश के साथ उन्होंने किस तरह के रिलेशंस मेंटेन करना है।